हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के एक और क्लास में यानी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जो बच्चे मेरे अच्छे वाले बच्चे हैं, रेगुलर वाले बच्चे, बढ़िया से रोज क्लास करते हैं, उनके माइंड में एक सवाल उत्पन्न होगा। कौन सी सवाल? एस मनी सर, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई सर, तो पहले पढ़े हैं ना सर, आप बताया ना कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में क्या क्या होता है कि जब जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाए, हमारा करंट वगैरह जब मैक्सिमम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। सर ये क्या आपका वक्त पढ़ा रहे? सुनिए सुनिए सुनिए, उसी का आगे का पोर्शन है ये, जिसमें रेजोनेंस का यूज यानी एप्लीकेशन भी थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद आप लोग का जो क्वालिटी फैक्टर्स होता है, सब चीज पढ़ेगा बढ़िया से। तो बस आप रेडी रहिए इसके सेकंड क्लास के लिए। आराम आराम से समझिएगा। इसी में मैं पहले ही बोला हूं कि आराम आराम से आपको समझने की जरूरत है, आराम आराम से देखने की जरूरत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का एप्लीकेशन देखेंगे जो मैं पढ़ाया हूं। देखिए वैसे तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है बहुत जगहों पर, लेकिन हम लोग को जो देखना होता है ना, वो रेडियो को ट्यूनिंग में देखना होता है इसका यूज। रेडियो ट्यूनिंग का मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, समझिए मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आपका जो ये जो एटमॉस्फेयर है स्काई, इसमें तो अगर मान लीजिए रेडियो मिर्ची आपका 98.3 एफएम या कोई और भी आपका रेडियो, बहुत सारा आपका रेडियो एफएम है, फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये करें कि बहुत सारा रेडियो स्टेशन का वेव्स आपके पास, एफएम का आपके पास आता है आकाश में, यहां पे हवा में। लेकिन जब आप रेडियो को चलाते हैं तो अगर आप 98.3 एफएम लगाइएगा, 98.3 एफएम मेगाहर्ट्ज लगाइएगा, तो फिर आपको चल छैया छैया ही गाना बजेगा, या चक छैया छैया छैया, या चल मैया मैया मैया, यही बजता है ना। मेरी बातें समझ रहे? मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा फनी अंदाज से समझा रहा हूं आपको। मैंने बोला मेरे बच्चे समझिए, मैंने बोला आपसे कि यहां पे एटमॉस्फेयर में सारा आपको वेव्स, हर एक जितने भी रेडियो स्टेशन है उसका वेव जहां तक यहां अगर रेंज होगा तो उसका अवेलेबल है। फिर भी वही वेव क्यों पकड़ता है या वही चैनल क्यों पकड़ता है जिस चैनल को हम लगाते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने विविध भारती लगाया 102.5 एफएम मेगाहर्ट्ज या जो भी लगाया, तो सिर्फ वही बजता है, बाकी सब ना बजता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो चैनल सुनाई देता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो दो सुनाई देगा, दोनों का आवाज मिल के सुनाई देगा, मिक्स होके, ये भी देखिएगा। तो वही रेडियो ट्यूनिंग में या टेलीविजन टीवी ट्यूनिंग में भी यूज होता है, बट हम लोग टीवी की बात, हम लोग रेडियो की बात भी करते हैं। तो रेडियो ट्यूनिंग में हम लोग रेजोनेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे बच्चे कि रेडियो ट्यूनिंग में यूज करते हैं, इसका मतलब मैं आपको इतना बेहतर आपको पढ़ना या इतना बेस्ट पढ़ना कि सब डिटेल्ड आपको जानना है। वो तो बहुत सारा ब्रांचेज है, इंजीनियरिंग में बहुत सारा ब्रांच है आपका, उसमें आप सीखते रहिएगा उसके बारे में, कैसे रेडियो टीवी काम करता है और किस तरीके से कैसे होता है, वो अलग अलग चीजें है वो। लेकिन अभी हम लोग उतना जरूर काम कर लेंगे जिससे आपके लेवल का जो क्वेश्चन है वो पूरा बनेगा। तो अब टेंशन मत लीजिए, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियो ट्यूनिंग। ओके, तो सब बच्चे कॉपी कर लेंगे रेडियो ट्यूनिंग, और मैं पहले समझा देता हूं बढ़िया से। जब बढ़िया से, एक सेकंड, जब बढ़िया से समझा दूंगा उसके बाद मैं आपको लिखवा भी दूंगा। चलिए हेडिंग कीजिए रेडियो ट्यूनिंग मेरे बच्चे, हेडिंग कीजिए रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो ट्यूनिंग, ओके। रेडियो को ट्यून करना, मेरी बातें समझ रहे? मैं क्या कर रहा हूं, रेडियो ट्यूनिंग मीन्स रेडियो को ट्यून करना, रेडियो वगैरह में यूज होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। 1 सेकंड मेरे स्टूडेंट्स, यस 1 सेकंड, यस मेरे स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे क्या बोला कि हम लोग रेडियो ट्यूनिंग देखते हैं बढ़िया से, और आप भी मेरे साथ रहिए। देखिए मेरी बात, सबसे पहली बात कि इसका मैथमेटिकल काम तो पूरा हो जाएगा नो डाउट, लेकिन इसको फील करना चाहते हैं ना अंदर से, तो उसको रियल में रेजोनेंस क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। जो आप समझ लीजिएगा, क्लास 11th वगैरह में भी देखना होता है और बहुत सारे क्लासेस में देखना होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको यहां से फील आएगी, ऐसी बात की नहीं है, और आपका पूरा क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए रियली में रेडियो ट्यूनिंग में होता क्या है या रेडियो में होता क्या है। रेडियो में सबसे पहले तो एंटीना होता है, आपको पता होगा।
और हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग क्या जो बोलते हैं जनरली कि जो हमारा एंटीना है ना, वो एंटीना उन्हीं इसको पकड़ रहा है, जैसे उन्हीं फ्रीक्वेंसी से। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका ये एंटीना, देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे बच्चे कि ये आपका एंटीना है, ओके, देखिए ये आपका एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तो मान लीजिए ये आपका एंटीना है, ओके बच्चे। तो लोगों को कभी कभी लगता है ना कि एंटीना उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है या वही फ्रीक्वेंसी एंटीना पकड़ रहा है जो हम लोग लगाया, ऐसा नहीं है। एंड अभी समझ में आएगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो एंटीना हमारा है वो सारे फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये आपका एंटीना है, ओके, मैंने दिखा दिया। तो एंटीना में ना जितने भी यहां स्पेस में वेव्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग मेगाहर्ट्ज का, या जिसमें भी है, वो सारा का सारा एंटीना पकड़ता है। लेकिन होता क्या है ना कि रेडियो वगैरह में आपका एलसी सर्किट होता है, या यूं बोल सकते हैं कि एलसीआर होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहां एक एल होता है, देखिए एल, आप एक आर लगा सकते हैं, एक आर लगा सकते हैं ऐसे, और एक आप सी लगा सकते हैं। और बहुत सारों में जनरली में क्या होता है कि सी को हम लोग वैरी करवा सकते हैं। देखिए जो सी है इसको वैरी, इसको हम लोग चेंज करवा सकते हैं, सी को हम लोग चेंज, अभी समझ में आ जाएगा, 10 मिनट पेशेंस रखिए। कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे में एल को भी चेंज करवाया जाता है, बहुत सारे में सी को भी चेंज करवाया जाता है। ऐसे कर दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे कर दीजिएगा। कहने का सेंस ये हुआ कि चेंजेबल है, ये तो आपको पता ही होगा। और इधर आपका जो भी चीज है, अब समझिए मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं, जो अच्छे से समझिएगा रियली में ये काम कैसे करता है रेडियो ट्यूनिंग। जैसे होता क्या है ना मेरे बच्चे, होता क्या है कि आपने रेजोनेंस कर्व तो मुझसे पढ़ा इस तरीके से, शार्पनेस वाला, इस तरीके से शार्पनेस वाला रेजोनेंस कर्व। और आपको पता है कि जब रेजोनेंस होता है उस समय करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम मिलती है, सर नो? आपको जब रेजोनेंस होता है तो करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम मिलती है, सबसे मैक्सिमम मिलती है, ओके। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रियली में होता क्या मेरे बच्चे कि एग्जाम्पल के लिए ये एंटीना सारे वेव्स को पकड़ा, सारे वेव्स को पकड़ा, ओके, और आपको 98.3 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसका आपको चैनल पकड़वाना है, यानी रेडियो मिर्ची, सीधे शब्द में बोले तो रेडियो मिर्ची पकड़वाना, या विविध भारती 102.5 जो भी। तो आप ऐसे करके रेडियो को क्या करते हैं, ट्यून करते, ऐसे घुमाते हैं, टू ऐसे घुमाते हैं ना, रेडियो में इस तरीके से घुमाते हैं ना आपका, तो अलग अलग आपका जितना भी पकड़ना होता है वो जाकर पकड़ लेता है। जी सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, रियली में क्या होता है जानते हैं, उसको करने से सी की वैल्यू चेंज करवाई जाती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा, समझिए, तो इस ये जो है आपका, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। क्यों? आप लोग पढ़े हो, चाहे एंगुलर बोलिए या फ्रीक्वेंसी बोलिए, दोनों चेंज होगा। तो आप लोग पढ़े हो कि जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, वो 1/√LC, अगर आपको याद होगा तो मेरे बच्चे। और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी याद है, वो 1/2.2√LC। कुछ हमारे बच्चों को ध्यान आ रहा है, कुछ काम चलाने भर, कि जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 1/√LC। यहां देखिए 1/√LC, और आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा 1/2.2√LC होता है। और आपको ये पता है, हाँ या ना? आपको ये पता है, हाँ या ना? जी सर पता है। चलिए मेरे बच्चे, पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको इरेज करके आगे पढ़ाता हूं, समझिएगा इस चीज को। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, सुनिए, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना मेरे बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब आप ये करते हैं ना, ऐसे करके चेंज करवाते हैं ना, तो रियली में आपका सी चेंज होता है, सी, या फिर कुछ में एल भी चेंज होता है। तो कोई एल या कोई सी चेंज हो, तो ये चेंज होने से, एल या सी चेंज होने से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। देखिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। और जब इसका फ्रीक्वेंसी जिस सोर्स का, जो यहां एंटीना पकड़े हुए हैं, और यहां पे रेजोनेंस होती है, आप जैसे भी रेजोनेंस समझे, म्यूचुअल इंडक्शन से भी समझ सकते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को यहां ये पकड़ता है। और जब यहां जो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, अगर उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो आपको वो सुनाई देता है, वो चैनल का आवाज सुनाई देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने चेंज किया टू, तो आपने टू चेंज किया, तो चेंज करने से क्या होगा, यहां का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और मान लीजिए
कि आपका यहां का फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज आपने करवा दिया है, फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज आपने करवा दिया, यानी कहने का मतलब रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी के इक्वल किया। और स्काई में तो आपका है, आपका जो स्काई है, आकाश है, स्पेस, वहां तो 98.3 एफएम यहां एंटीना पकड़ ही रहा है, यहां तो मिल ही रहा है इसको इंड्यूस्ड होके, यहां तो इसको मिल ही रहा है। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। अब फिर जैसे ही मैं बोला दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगा, रेजोनेंस होगा, तो इसके लिए रेजोनेंस का रियल फीलिंग्स होना चाहिए। लेकिन आपको उतना से मतलब अभी नहीं रखना, अगर नहीं भी फीलिंग है तो कोई काम चल जाएगा। अभी बस इतना ही रखिए कि यहां तो मैं कुछ एग्जांपल भी ले लेता हूं। चलिए एक तो ले लेता हूं रेडियो मिर्ची, ना मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, 98.3 एफएम, और एक ले लेता हूं 102.5 102। हम लोग के समय विविध भारती चलता था, हम लोग देख सुनते थे, अब तो 1.2.5 मेगाहर्ट्ज। और कोई मैं ले लेता हूं इधर 95.3 ले लेता हूं, 90.3 मेगाहर्ट्ज। तीन, मैं कोई तीन ले लिया, ठीक है, तीन रेडियो स्टेशन है, एक ये और एक ये और एक ये, तीन समझने के लिए आपके लिए ये तीन आपके पास रेडियो स्टेशन है, देखिएगा। और सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये अलग गाना बजा के रखा होगा, ये अलग गाना बजा के रखा होगा, ये अलग गाना बज रहा होगा। यहाँ पे किसी में चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 बज रहा होगा, किसी में चल मैया 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 मैया, चल मैया 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 बज रहा होगा। तो आपने इसको चेंज करवा के क्या किया, मान लीजिए इतना फ्रीक्वेंसी आपने कर दिया, इतना फ्रीक्वेंसी कितना किया, 95.3। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर जब हम इसको चेंज करवाएं यहां पे 90.3 यहां का फ्रीक्वेंसी यहां का चेंज करके 95.3 वाला चैनल पकड़वाए, तो एक सिंपल इंसान जो नहीं जानता है कुछ फिजिक्स, उसको तो यही लगेगा कि वो वाला चैनल हम ऐसे करके पकड़वा दिए घुमा के, कोई दिक्कत है, वो ऐसे करके घुमा दिए। लेकिन रियली में वो तो सी चेंज होता है। सी चेंज होने से कहने का मतलब इसका वो सर्किट का फ्रीक्वेंसी उसने 95.3 मेगाहर्ट्ज कर दिया उसने। तो अब अगर इस फ्रीक्वेंसी का अवेलेबल है, इस फ्रीक्वेंसी का अगर स्टेशन, रेडियो स्टेशन अवेलेबल है इस फ्रीक्वेंसी का, तब तो वो फ्रीक्वेंसी यहां भी रहेगा, एंटीना के कारण यहां भी इंड्यूस्ड होगा। तो जब यहां होगा तो ये एक स्काई से फ्रीक्वेंसी मिला इतना और एक सर्किट का फ्रीक्वेंसी उतना करवाया, तो होता क्या कि रेजोनेंस हो जाता है। और जब रेजोनेंस होता है ना मेरे बच्चे, तो रेजोनेंस के समय करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। इसका मतलब कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए मैं अगर आपको ग्राफ से दिखाऊं, आप ग्राफ तो किए ही हैं ऐसे, तो कहने का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 95.3 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, ये देखिए ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है जो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी है, वो यहां इंड्यूस्ड नहीं हुआ या वो एंटीना में नहीं है। सर ये तो गलत है। अगर आकाश में सब फ्रीक्वेंसी यहां वर्तमान है और एंटीना सब पकड़ रहा है, तो यहां भी सब फ्रीक्वेंसी होगी, हां होगी। लेकिन 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 यहां तो सब स्काई का फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन जो आपने यहां ट्यून करवाया 95.3 एफएम का, ये मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपने, और बाहर से 95.3 एफएम है, 95.3 भी है, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जो आपने दोनों का सेम होगा, तो उस समय रेजोनेंस हो जाएगा। फिर से देखिए यहां पे सारा फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं यहां 95.3 भी है, 98.3 भी है और हमारा 102.5, तीनों फ्रीक्वेंसी यहां पे एंटीना पकड़ा, सब इंड्यूस्ड हुआ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज करवा के 95.3 कर देंगे ना मेगाहर्ट्ज, तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ और जो सर्किट का आपने 95.3 किया उससे रेजोनेंस हो जाएगा। और जब रेजोनेंस होगा तो उस रेजोनेंस पे आपको इस फ्रीक्वेंसी का जो पार्टिकुलर करंट बहेगा सर्किट में, वो सबसे ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फ्रीक्वेंसी का करंट नहीं फ्लो होगा या इसका नहीं फ्लो होगा, लेकिन जो 95.3 या जो भी आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ आपने रेजोनेंस करवाया, इसका और बाहर का जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ आपने रेजोनेंस करवा दिया, तो जैसे ही आपने रेजोनेंस करवाया तो उस फ्रीक्वेंसी का पार्टिकुलर करंट काफी ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि जब करंट काफी ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये सर्किट में इसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट क्या होता है, एक सिग्नल होता है। गाना वगैरह जो बज रहा वो करंट के फॉर्म में जाता है, वहां पे फिर आगे वो सिग्नल होता है। तो कहने का सेंस ये हुआ मेरी बातें कि इसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का आपको सॉन्ग सुनाई देगा, ये सबका सॉन्ग आपको सुनाई
नहीं देगा, क्योंकि ये सब काफी कम होगा, काफी कम ये इसका काफी कम होगा ये सब का करंट, क्योंकि इसके लिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए ना यहां 95.3 है, तो मान लीजिए कहीं 98.3 यहां पे कहीं होगा, ये देखिए मान लीजिए 98.3 कहीं होगा, और कहीं 102.5 ही होगा, ये देखिए 102.5 होगा। तो अब आपके माइंड में आएगा कि यस मनी सर ठीक है, चलिए इतना तो आप समझाएं सर, तो कि हम समझ गए। क्या समझे? कि सर स्काई में हमारा सब फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, जो भी स्टेशन है या जो भी टीवी का सब हमारा अवेलेबल है, ये सब अवेलेबल हमारा है। तो अगर स्काई में सब अवेलेबल है, तो ये जो हमारा सर्किट दिख रहा है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है, सर्किट की बात कर रहा हूं, ये जो सर्किट आपको फिगर में जो दिखाई दे रही है सर्किट, इस सर्किट पे हमारे एस मनी सर, इस सर्किट जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट पे हमारे एस मनी सर एक बात मुझे बताइए कि गाना कैसे बज रहा है। तो मैंने बोला मेरे बच्चे कि यहां तो सारा फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड हो रहा है, सारा फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, जो बोलना है वो समझिए, जैसे समझिए आप। लेकिन जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, आप रेडियो को ऐसे करके घुमाकर जो चैनल पकड़वाते हैं, तो मैंने कहा कि रियली में सी चेंज होता है या एल चेंज होता है, और सी और एल चेंज होने के कारण ना इस सर्किट का, जो रेडियो का जो सर्किट है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी अगर इस फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जिस इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल कीजिएगा तो इसके इक्वल मैच कर जाएगा, इसके इक्वल मैच कर जाएगा, इसके इक्वल, किसी के इक्वल, तो जब मैच करता है तो वहां पे आपका उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है, जो करंट के फॉर्म में होता है, वो सबसे ज्यादा फ्लो होता है और आपको उसी का सॉन्ग सुनाई देता है। तो फिर आप बोलोगे यस मनी सर, चलिए मैं समझ गया सर कि जो 98.3 एफएम है, इसका अगर देखेंगे करंट तो काफी कम होगा, नहीं है देखिए, तो इसका करंट कम है, और 102.5 का देखेंगे तो इसका और कम है सर, तो ये सब का करंट ना के बराबर होगा, इसको इग्नोर कर देंगे, ये सब का नहीं सुनाई देगा। हाँ बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर बहुत सारी चीजें लगी होती है, सिर्फ इतना का बात नहीं है, इसमें और भी चीजें होती है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप इतना बस जान लो कि जिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम इसको ट्यून करेंगे, उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इसका रेजोनेंस होगा और उसका करंट काफी ज्यादा होगा, उसका असर होगा। कभी कई बच्चों का एक क्वेश्चन और होता है कि यस मनी सर ठीक है 95.3 पर तो हमारा काफी ज्यादा करंट है, सर 95.6 पर तो भी करंट काफी ज्यादा है ना सर। देखिए ना, बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर 95.6 पे भी तो करंट थोड़ा सा कम है, लेकिन है तो सर, तो इसका भी तो गाना बजना चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी का, इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। 98 पॉइंट थोड़ा गैपिंग में ही है, 95.3 के बाद 98.3 थोड़ा गैपिंग में है, तो थोड़ा गैपिंग में है, तो चलो इसका करंट काफी कम बह रहा है, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं यहां पे तो इसका करंट काफी कम बह रहा है, लेकिन सर इसका तो करंट ज्यादा, इसका तो गाना बजना चाहिए। हे भगवान, इस फ्रीक्वेंसी का कोई रेडियो स्टेशन कोई रहेगा तब तो, इतना सटा के नहीं रखा जाता रेडियो स्टेशन, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। किसी का 95.3, उसमें भी ये मेगा में है, मैं बात कर रहा हूं ये मेगा में है, मेगा समझते 10⁻⁶, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नहीं बच्चे कि किसी का 95.3 है, कोई दूसरा स्टेशन वाला चालाकी करके 95.4 कर लिया, समझ रहे हैं ना। देखा कि वो एक बहुत चर्चित कोई स्टेशन है, रेडियो स्टेशन 95.3 एफएम मेगाहर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी, और उस पर बहुत वो चलता है, उस पर बहुत वो फेमस है। तो कोई स्टेशन कहेगा कि हम रेडियो स्टेशन खोलेंगे और बोलेगा कि हमारे रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी होगा 95.4 मेगाहर्ट्ज, तो उसको बोलिएगा चल झूठा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा अलाउ ही नहीं है। आप कुछ गैपिंग से रखोगे तभी जाके, तो सब खच पचा जाएगा। फिर कुछ गैपिंग ही रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। नहीं गैपिंग अगर मान लीजिए कोई इतना का कर दिया, कोई इतना का कर दिया, तो आपको डिवाइस से अलग कर ही नहीं पाएगा। इसका भी गाना बजेगा तेज और इसका जो है वो भी गाना हल्का बजेगा, दोनों आवाज आएगा, तो दोनों चलेगा। चल छैया 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 चल मैया मैं, दोनों गाना बजेगा। समझ मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि थोड़ा गैपिंग कर करके स्टेशन का फ्रीक्वेंसी रखा जाता है। ओके, अच्छा एक चीज और, ये बात तो खैर समझ गए। कुछ बच्चे का क्वेश्चन होगा कि यस मनीषा, कुछ बच्चे का क्वेश्चन होगा यस मनीषा, समझ गया कि इस फ्रीक्वेंसी को यहां ट्यून किए तो इस फ्रीक्वेंसी पर सी चेंज करके इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हुआ और इसका करंट ज्यादा बहा तो इसका गाना सुनाई दिया। और ये भी समझ गए सर कि इसका काफी ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो सर कहां तक, तो देखिए जनरली ना, मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम आई नोड मैक्स ये है, मैक्सिमम यहां करंट बढ़ रहा है आई नोड मैक्स, तो ये लेकर चला जाता है कि जो हमारा 70 जो होता है ना आप लोग का 0.7, जो आप 1/√2 की जो वैल्यू आप लोग सुनते होंगे, तो जो 70.7% होता है बच्चे,
70, इसका 70.7% मतलब कितना, I0/√2 हो जाएगा, I0/√2 और मैक्स बाई √2। तो ये लेकर चला जाता है ना, ये लेकर चला जाता है कि करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है किसका, बताइए, ये लेकर चला जाता है कि करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है किसका, जल्दी बोलिए, करंट का। तो करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मेरे बच्चे, उसका √2 पार्ट, यानी कि 1/√2, तो 1/√2 पार्ट जो हुआ वही 1/√2। तो इतना तक आपको सुनाई देगा, इतना तक आपको क्या होगा, सुनाई वगैरह देगा गाना। इसके नीचे जो करंट बहेगा उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और मानते हैं कि करंट नहीं बहेगा। यानी कहने का सेंस कि इतना तक, यहां से लेके यहां इधर और यहां से लेके यहां तक अगर आप 95.3 FM लगाएं, इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब इसके इतना तक, यानी जहां पे करंट I0/, इसका मैक्सिमम करंट का, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनिए, अब 95.3 पे आपका कुछ मैक्सिमम करंट होगा, ओके, और मैक्सिमम करंट का कोई √2 पार्ट होगा, कुछ करंट कम आएगा, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं 10√2 है, तो ये आपको 10 होगा, एग्जांपल के लिए, समझने के लिए सिर्फ आपका ये 10 होगा, इसका 1/√2 पार्ट कीजिएगा तो 10 होगा। तो 10 के सामने का जो फ्रीक्वेंसी होगा, यहां तक कोई स्टेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर उस, जैसे इसके अंदर कोई स्टेशन आ जाएगा तो उसकी भी आवाज सुनाई देगी, ये देखिए, फिर उसका भी आपको करंट मिलेगा। आपको ये I0/√2 यानी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है उसका √2 पार्ट से नीचे वाला जो करंट होगा वो आपको मानकर चलिए तो खत्म हो गया, वो आपको सुनाई नहीं देगा। ओके, तो अब मेरी बातों को समझ रहे होंगे, अब मेरी बातों को आइडिया लग रहा होगा कि कैसे रेडियो ट्यून होता है। तो ये कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि सर रेडियो जब ट्यून हम लोग करते हैं, रेडियो बजाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तेज बन के कोई ये फेमस है तो आप, अगर ये फेमस है तो आप इसके जस्ट आगे का फ्रीक्वेंसी लगा के और आप एक स्टेशन बना देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर तो मशीनी काम ही नहीं करेगा। तो मेरी बात समझ में आया कि रेडियो कैसे बजता है, जो फिर से मैं बता रहा हूं, सुनिए। रेडियो में सेम तरीके से सर्किट होता है, जैसे हम लोग रेजोनेंस में पढ़े, एंटीना होता है, एंटीना में हर एक फ्रीक्वेंसी है, जितना भी मैं तो 3 दिखाया, जितना भी फ्रीक्वेंसी, यहां सब फ्रीक्वेंसी है, तो यहां सब फ्रीक्वेंसी है, तो यहां रेडियो को हम सी वगैरह को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं सर्किट का, और जब इसका फ्रीक्वेंसी किसी स्टेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच करता, मतलब रेजोनेंस होता है, तो वहां रेजोनेंस होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो करंट होता है, उस फ्रीक्वेंसी का वो मैक्सिमम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप इसको चेंज करते करते इसके फ्रीक्वेंसी को 95.3 कर दिए, कितना कर दिए बताइए, आप इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते करते कितना कर दिए बताइए, 95.3 कर दिए इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते करते। तो इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इस सर्किट में रेजोनेंस होगा, और उसके लिए 95.3 के लिए करंट की वैल्यू सबसे अधिक फ्लो होगी, सबसे कम या सबसे अधिक, बस ये मुझे बताइए, इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू सबसे कम फ्लो होगी या सबसे अधिक फ्लो होगी, जल्दी बोलिए मेरे बच्चे, जल्दी, सबसे अधिक फ्लो होगी। देखिए सबसे अधिक, इसके लिए इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट होगा वो आपका सबसे अधिक हो जाएगा। इस समय देखिए I0 मैक्स, ये है आपका I0 मैक्स, तो इसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे, करंट सबसे, और इसका करंट सबसे अधिक होगा तो इसका आवाज सुनाई देगा। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन में आएगा कि सर यहां 95.3 है, तो इधर कहीं तो 98.3 भी तो होगा, एकदम होगा, कहीं 102.5 भी होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। तो सर ये सब का करंट क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ भी तो ये भी तो वोल्टेज, इस फ्रीक्वेंसी का भी तो पार्टिकुलर वोल्टेज यहां इंड्यूस्ड होगा, या यहां भी तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन इसका करंट काफी कम है क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अगर आप रेजोनेंस को फील करते होंगे तो समझ में आता होगा कि जब रेजोनेंस होता है ना तो वो चीजें बहुत ज्यादा, रेजोनेंस के कारण कभी कभी सुने हैं ब्रिज वगैरह टूट जाता है, पुल वगैरह कभी कभी टूट जाता है रेजोनेंस के कारण। शीशा का जो ग्लास, अगर आपका रेडियो बजा रहा है, रेडियो का जो है वो आपको शीशा का जो ग्लास के रेजोनेंस से अगर मैच कर गया फ्रीक्वेंसी से तो वो टूट सकता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण काफी ज्यादा एनर्जी होता है वो, तो मैंने बोला कि ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। अब क्वेश्चन में आया बच्चों का कि सर ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का तो नहीं सुनाई देगा क्योंकि करंट काफी कम है, इसका भी काफी कम नहीं सुनाई देगा, लेकिन एस मनीषर
कहां तक इसके जस्ट बगल वाला को क्यों नहीं सुनाई देता सर? ये इसके जस्ट बगल वाला, क्योंकि इसके जस्ट बगल वाला का तो अच्छा करंट होगा, ये देखिए इसके जस्ट बगल वाला का तो करंट काफी अच्छा होगा, तो ये कोई क्यों नहीं सुनाई देता? इसलिए ये सुनाई नहीं देता जस्ट बगल वाला मेरे बच्चे, क्योंकि इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है इसमें, है ना। आप ट्यून भी कर दोगे तो गूंगा गूंगा होते रहेगा, सिटू टा होते रहेगा, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो उस वो आपको सुनाई नहीं देगा। फिर समझ में आया कि सर ठीक है ये नहीं सुनाई देता, समझ में आया बगल वाला, क्योंकि ऐसा कोई स्टेशन नहीं है, इतना सटा कर फ्रीक्वेंसी रेंज का स्टेशन नहीं होता है। लेकिन कहां तक हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि हमको पता चलेगा? तो मैंने बोला कि जितना करंट ये है ना मैक्सिमम, उसका 70.7% निकालिएगा, तो आई नोड मैक्स जो आपका मिला उसका √2 पार्ट जहां तक करंट मिलेगा, यहां तक ये मानकर चलेंगे कि सुनाई देगा। आगे जाके पढ़ेंगे, इसी को बैंडविड्थ भी हम लोग बोलते हैं, आपको चलेगा इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, ये सब समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां तक आपको सुनाई देगा, यहां तक आपको सुनाई देगा। अगर आपका और इसको चेंज कीजिएगा और चेंज कीजिएगा, तो इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिर ऐसे पकड़ेगा, ये देखिए मैं इसे साफ कर देता हूं, इसको पकड़ेगा, फिर इसको आप चेंज कीजिएगा तो रेजोनेंस कुछ ऐसे होगा। आप 98.3 FM कर दीजिएगा, 98.3 कर दीजिएगा इसको। इसका चेंज करके हम लोग अपने स्टडी के दौरान बहुत रेडियो मिर्ची सुनते थे, ठीक है, कीट आता था और बहुत ज्यादा सुनते थे, तो मैंने बोला कि आप इसको चेंज कीजिएगा तो यहां रेजोनेंस होगा, ये इसके लिए करंट काफी कम होगा। आप इसको फ्रीक्वेंसी सी वगैरह चेंज करके इसके 98.3 FM के इक्वल कर दीजिएगा, नहीं आपको रेडियो मिर्ची ही सुनना है, तो उस पर रेजोनेंस होगा, इसका और इसका करंट काफी कम हो जाएगा, ये ना के बराबर होगा। और चेंज कीजिएगा, इसके इक्वल कीजिएगा तो इस पर रेजोनेंस होगा, इसके इक्वल कीजिएगा तो उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा, ये सब का चेंज हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके रेडियो ट्यून होता है। तो पहले तो इसे लिखवाऊंगा, फिर इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से बराबर मिले, बढ़िया से मिले कि रेडियो ट्यून कैसे होता है। बस तो एक काम करता हूं, लिखवाऊंगा, क्या समझ तो गए? स्क्रीन से यहां हटूंगा मैं, ठीक है, आपको लिखा हुआ पूरा मिलेगा, आराम से लिख लेना है। और वहां अगर ज्यादा नॉलेज ना मिले और आपको लगे कि यहां जो मैंने बताया इसमें ज्यादा नॉलेज है, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख लेना है। समझे मैंने क्या बोला? मैं बोला कि अभी मैं यहां से हटूंगा, जब मैं यहां से हटूंगा, यहां साइड जाऊंगा, तो आपको वहां क्या होगा कि आपको बहुत सारा लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन आपको लगे कि उसमें कम नॉलेज और यहां पे ज्यादा नॉलेज बताया, जो मैंने समझाया उसमें ज्यादा है, तो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो चलिए मेरे बच्चे, मैं साइड हटता हूं, चलिए मेरे साइड हटता हूं। आप लोग इसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट कीजिए पूरे को, रेडियो ट्यूनिंग को। ओके, कर लिए नोट? तो इसे करता हूं इरेज, साफ क्लियर, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं मेरे बच्चे, और इरेज करके क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस चीज को। किस चीज को? की क्या देखिएगा? अच्छा मैं बताता हूं, छोड़िए किस चीज को, छोड़िए, इसके ऊपर मैं साफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपके पास क्लास असाइनमेंट और उसमें क्वेश्चन, तो उसको जरा ट्राई कीजिए। तो अगर आपके पास क्लास असाइनमेंट और उसमें क्वेश्चन है तो जरा ट्राई कीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही आपके साथ, ट्राई कीजिए। चलिए मेरे बच्चे, मैं इसे कर रहा हूं साफ, ताकि आप अच्छे से समझ सके, सीख सके बढ़िया से। दिल लगा के इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बड़ा आसान है इसे, बड़ा आसान है। अच्छा हाँ, एक चीज और कभी कभी देखे हैं कि दो स्टेशन का भी गाना सुनाई देने लगता है, यानी कहने का मतलब दो स्टेशन का धीमे धीमे दोनों का सुनाई देगा, तो तेज नहीं सुनाई देगा, दोनों का धीमे धीमे सुनाई देगा, दोनों का धीमे धीमे। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग जो रेडियो को ट्यून करते हैं ना, वो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में कहीं ट्यून कर देते हैं, दो, जैसे यहां कुछ था उसके बीच में ट्यून कर देते हैं। तो दोनों का कुछ ना कुछ, क्योंकि मैक्स एक होता है कि काफी ज्यादा मिला तो वो छोटे वाले को खत्म कर दिया, छोटे वाले कम करंट को, लेकिन अब दोनों के बीच में कहीं ट्यून कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा ना कि दोनों का कुछ ना कुछ असर मिलेगा, कम ही कम मिलेगा, तो दोनों हल्का हल्का सुनाई देता है। तो खैर उसकी बात हम लोग अभी करेंगे ही नहीं उसकी बात नहीं करेंगे, वो सब जाइएगा आप लोग लाइफ में बहुत आगे, बट बड़ा इंसान बनिएगा तो उसमें देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन में। देखिए पढ़िए,
क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन में भाई रेडियो ट्यूनिंग से लेकर के क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेडियो को हम लोग ट्यून कर सकते हैं कहां से कहां, कह रहा है मीडियम वेव का जो ब्रॉडकास्ट बैंड है वो कहां है, 800 किलो हर्ज टू 1200 किलो हर्ज। यानी कि कहने का मतलब कि 800 किलो हर्ज से 1200 किलो हर्ज तक हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन पढ़िए। 800 किलो हर्ज से लेकर, इतने फ्रीक्वेंसी से लेकर 1200 किलो हर्ज के फ्रीक्वेंसी तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, ट्यून कर सकते हैं। यही कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो हाँ ट्यून कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इंडक्टिव इफेक्टिव इंडक्टेंस दे दिया 200 माइक्रो हेनरी, एल की वैल्यू दे रखी है 200 माइक्रो हेनरी। पढ़िए क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए, क्या लगता है आपको, ट्राई कीजिए। तो एल की वैल्यू 200 माइक्रो हेनरी दे रखी है मेरे स्टूडेंट। देखिए एल की वैल्यू अगर 200 माइक्रो हेनरी दे रखी है तो आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वही चीज है क्या कि जब सी चेंज करेंगे तो सी करा व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिए कैपेसिटेंस का रेंज, मतलब एक रेडियो का है जो यहां से लेके यहां तक हम लोग ट्यून कर सकते हैं, यहां से यहां जो भी इसमें जो भी चैनल वगैरह या जो भी आ रहा है ट्यून कर सकते हैं। एल की वैल्यू दे रखी है, यानी यहां से लेके यहां तक के फ्रीक्वेंसी के साथ हम रेजोनेंस करवा सकते हैं। सिंपल सी बात, यहां से लेके वहां तक को ट्यून करवा सकते हैं, मतलब वहां से वहां तक के फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस करवा सकते हैं। ओके, एल की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कहने का मतलब एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां दोनों से सी निकाल लीजिए। ठीक है, अब पढ़े है ना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/2 पाई इंटू रूट अंडर एल सी होता है। तो यहां से आपसे सी पूछा जा रहा था, सी का फॉर्मूला निकाल के या तो पुट कर लीजिए या दोनों निकाल ही लीजिए सी का यहां से वैल्यू। कह रहा सी चेंज करेंगे तो सी कितना रखेंगे ताकि ये पकड़े, और सी कितना रखेंगे ताकि ये पकड़े, तो दोनों का सी निकाल के सी वहां से वहां तक वेरी हो सकता है। क्वेश्चन समझे ना कि इतना किलो हर्ट्ज से उतना किलो हर्ट्ज तक रेडियो को ट्यून कर सकते हैं। तो वहां से लेके देखिए यहां से लेके यहां तक ट्यून कर सकते हैं, मींस इतना और इतना फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक किसी फ्रीक्वेंसी पे भी रेंज सी को वेरी करवा सकते हैं। सी को वेरी करवा के, तो सी को वेरी करवा के सी आप निकाल लीजिए। यहां से देखिए स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, उधर जाके एलसी होगा रूट अंडर एलसी इक्वल टू 1/2 पाई इंटू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देख रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कीजिएगा तो यहां से एलसी आ जाएगा। एलसी की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करेंगे तो एलसी की वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो एलसी की वैल्यू यहां से स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 पाई स्क्वायर इंटू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर। ओके, 4 पाई स्क्वायर, और यहां से सी निकालेंगे, सी नहीं पूछ रहा है ना, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो एल डिवाइड में चला जाएगा कितना, 1/4 पाई स्क्वायर इंटू नीचे में आ जाएगा आपका कितना आएगा एल, और 1/4 पाई स्क्वायर नीचे में आ जाएगा एल, और ऊपर आ जाएगा और बचेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। देख लीजिए, बस बना लीजिए यहां से वैल्यू, सबका वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए सबका वैल्यू। तो आपको सबसे पहले दिया है जब खरा वेन, कहने का मतलब वेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका 800 किलो हर्ट्ज हो, 800 किलो हर्ट्ज मतलब 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, 800 किलो हर्ट्ज का मतलब यही ना हुआ। तो इसको यहां पुट करके सी निकाल लीजिए, सी निकाल लीजिएगा। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, ओके, इंटू एल की वैल्यू कितनी होगी आपका, एल का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 200 माइक्रो हेनरी, यानी 200 इंटू 10⁻⁻6, ओके। तो 4 पाई स्क्वायर एल, और फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 800 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आई थिंक आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप, मुझे पता है आप कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं बता रहा हूं आपको, आप एक सेकेंड, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी आपको, एक सेकेंड, और कुछ है क्या, नहीं सही तो है। तो इसका वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मेरे कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, लेकिन 197.7 पिको फैराड आई थिंक आ जाएगा, देख लीजिएगा 197.7 पिको फैराड। ओके, अच्छा इस करस्पॉन्डिंग दूसरे के लिए भी तो आप कर लेंगे ना, ये तो हो गया पहले के लिए मेरे बच्चे, ये पहले फ्रीक्वेंसी के लिए कितना, इस पर रेजोनेंस करवाने के लिए इतना कैपेसिटेंस चाहिए, इस पर
इस पर रेजोनेंस करवाने के लिए भी तो कैपेसिटेंस चाहिए ना, हाँ या ना। इस फ्रीक्वेंसी पर भी तो रेजोनेंस करवाने के लिए कैपेसिटेंस चाहिए ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। यानी कहने का मतलब दोबारा में कि एफ आर की वैल्यू जब हमारा 1200 किलो हर्ज है तो यानी 1200 इंटू 10⁻³ हर्ज, किलो को बदल दिया। अब इसको वैल्यू निकाल लूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बोलिए। इसका वैल्यू निकालूंगा तो सी का वैल्यू केस कैसे निकालूंगा, वैसे सेम पुट कर देंगे इसमें। सी का तो वैल्यू निकाल ही लिया ना। अब इसमें भी पुट कर सकते थे, इसमें भी सब अलग अलग, फिर कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1/4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू कितना होगा आपका, एल की तो वैल्यू देखिए 200 माइक्रो, तो 200 - 6 एल, यहां देखिए एल हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितना आपका 1200 किलो हर्ट्ज, तो 1200 इंटू 3 का स्क्वायर। बस सॉल्व कीजिए इसको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो सॉल्व करने के बाद अब जो सी की वैल्यू आएगी, एक सेकंड, अब जो सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 87.8 के लगभग, 87.8 पिकोफैराड। चेक कीजिएगा एक बार। यानी कहने का मतलब कि जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगा, उस कैपेसिटेंस का जो रेंज होगा यहां से लेके यहां, यानी 87.8 पिकोफैराड टू इतना तक वैरी करवाएंगे तो वो आपको यहां से यहां तक के फ्रीक्वेंसी को आप पकड़ सकेंगे। ओके, यूज करवा सकेंगे, गाना उना बजा सकेंगे, जो भी। तो चलिए ये सामने आपके सामने नोट कीजिए इसे, पहले इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं। ओके, कर लिए नोट मेरे स्टूडेंट्स। चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब मैं इस टॉपिक को करता हूं साफ, और साफ करके मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए इस टॉपिक को मैं कर रहा हूं मेरे बच्चे साफ, और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद इसमें एक टर्म होता है शार्पनेस और बैंड विड्थ। ये दो टर्म आपको समझना पड़ेगा कि शार्पनेस क्या होता है और बैंड विड्थ क्या होता है। बैंड की चौड़ाई जिसे बोलते हैं बैंड विड्थ, वो क्या होता है और कैसे वो कारगर होता है और कितना वो जरूरी है वो भी मैं बताता हूं, और वो कितना जरूरी है वो भी मैं बताता हूं। कि देखिए ये देखिए, इरेज कर रहा हूं इन सबको। हाँ ये लीजिए, ये कर दिया मैं सबको इरेज मेरे स्टूडेंट्स। और अब देखेंगे इसमें शार्पनेस क्या होता है और बैंड विड्थ क्या होता है। ये दोनों चीजों को बढ़िया से हम लोग देखेंगे, बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया से। तो क्या रेडी है मेरे बच्चे? चलिए रेडी ही होंगे तो हेडिंग कर लीजिए इस चीज को, इस चीज का हेडिंग कीजिए, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग कीजिए। इसमें क्यू फैक्टर भी आता है, शार्पनेस भी आता है, क्यू फैक्टर भी आता है, ये सब जो पढ़ना होता है। क्यू फैक्टर आपका शार्पनेस, ओके, यानी शार्पनेस का क्वालिटी फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वे में। सिंपल वे में बोले ना तो ये कह सकते हैं कि जो एलसी में जो हमारा रेजोनेंस हो रहा है उसका कितना वो, उसमें क्वालिटी फैक्टर, उसको क्यू फैक्टर का पूरा नाम होता है क्वालिटी फैक्टर। देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज को, मैं बता क्या रहा हूं पर इसको फील कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका अभी जो मैंने बताया रेडियो ट्यूनिंग, उससे भी रिलेट कर सकते हैं, या पहले जो रेजोनेंस पढ़े उससे भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसे साफ करता हूं और आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे बच्चे कि आपका ये एलसी आपका रेजोनेंस का दिया हुआ है, ये कर्व, वो रेजोनेंस कर्व है। तो मुझे बताइए, तो सबसे पहली बात मुझे बताइए तो कि आप लोग मुझसे एक बात पढ़े थे कि अगर आपको कोई ग्राफ ऐसा मिल रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ओके, तो मुझे बताइए कि मैंने कहा था कि ये फ्लैट है और ये वाला शार्प है, याद है?
तो आज आप लोग जब ट्यूनिंग पढ़े रेडियो का तो ये तो समझ में आपको आया, क्या समझ में आया कि अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा नॉट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो, या एफ नॉट हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसकी बात कर लीजिए, चलिए ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट ही ले लेता हूं, ओमेगा नॉट है, ओके। और इसके लिए करंट हमारा मैक्सिमम मान लीजिए आई नॉट मैक्स मिल रहा है, इसके लिए मैक्सिमम करंट हमारा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, आई नॉट मैक्स मिल रहा है। देखिए क्या होता है समझ में आएगा, आई नॉट मैक्स, मैक्सिमम करंट जो मिल रहा है वो हमारा, ओके। इसके लिए हमारा मैक्सिमम करंट आई नॉट मैक्स मिल रहा है, ओके। तो मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं कि कहां तक, मुझे बताइए कहां तक ये काम करेगा, मतलब कहां तक इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल है वो दूसरा उसमें नहीं मैच करना चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसको भी पकड़ने लगेगा। तो हम लोग देखें कि जहां पे करंट आई नॉट जो मैक्स है, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है करंट का, उसका जो √2 पार्ट है, √2 पार्ट, वहां तक में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। यानी इतने दूर में कोई दूसरा रेडियो आएगा, रेडियो का आएगा, इसके बाहर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये लेके चलते कि उतना दूर में आवाज नहीं सुनाई देगा, उसका काफी कम एनर्जी होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके 70.7 जो पॉइंट है, परसेंट है, उतने दूर के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के उतने परसेंट करंट के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, ओके। अच्छा, मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूं, देखिए 2 एग्जांपल लेता हूं। आपने रेजोनेंस करवाया, एक ऐसा करवाया और एक आपने ऐसा करवाया, ये देखिए ऐसा, समझिएगा इस चीज को, बढ़िया सा फील भी कीजिएगा तब समझ में आएगा। देखिए इस चीज को ऐसे करवाया आपने, ऐसे करवाया, तो देखिए फिगर से तो देख के लग रहा है कि वो ज्यादा क्वालिटी, उसमें ज्यादा शार्पनेस है, लेकिन इसको मैं आपको रियल लाइफ से दिखाता हूं। देखिए तो इसमें भी मैक्सिमम करंट वही होगा, आई नॉट मैक्स होगा या नहीं होगा ये बताइए। मैक्सिमम करंट आई नॉट मैक्स जैसे इसमें मिला था जी, और इसमें भी वही होगा आपका 70.7% जो भी मैंने बोला, तो आई नॉट मैक्स बाई √2, इसका √2 पार्ट इसमें भी होगा, यस और नो? हाँ सर होगा √2 पार्ट। और इसका आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, माने रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो भी बोलिए, मान लीजिए हमारा ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट है, ओके। और ये आपको इतना दूर में ये आपको मिला, यानी इसके बाहर वो होना चाहिए। दूसरा अगर चैनल है, अगर कोई दूसरा चैनल तो इस फ्रीक्वेंसी से और ये जो रेंज मिला उससे उधर या इससे इधर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बढ़िया रहेगा, क्वालिटी उसका बढ़िया रहेगा, आपको जो साउंड सुनाई देगा वो बढ़िया सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा। तो अब बताइए मुझे, ये ज्यादा चौड़ा है तब ज्यादा क्वालिटी हुआ या ये कम चौड़ा है तब ज्यादा क्वालिटी है? बताइए 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 बताइए। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं, एग्जांपल के लिए समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू मान लीजिए 20 है, ओके, और इधर 26 है, 6 इधर ज्यादा, इधर मान लीजिए आपका कहने का सेंस कुछ भी ले लीजिए, 14 ले लीजिए, चलिए 14 ले लेता हूं, 14 है, ओके 14, और दूसरा में भी 20 है, ये ओमेगा नॉट 20, इधर आपका 22 है, इधर आपका 20, समझने के लिए सब है, फिर से मैं कर रहा हूं, 20 आपका 18 है, 18 ज्यादा क्वालिटी किसमें होगा ये बताइए, इसमें या उसमें? आंसर है इसमें। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होगा, जो अदर वेव्स होगा उस पर अगर कोई स्टेशन वगैरह होगा या कुछ भी होगा तो वो ज्यादा चांस है कि इस 22 से बाहर ही रहे। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा विड्थ कर देंगे, ज्यादा विड्थ, तो हो सकता है दूसरे स्टेशन का भी आपको ये 70.7% के रेंज में समझ आए। ज्यादा चौड़ा रहेगा ना तो ये ज्यादा क्वालिटी नहीं रहेगा। क्वालिटी तो ज्यादा तब रहेगा ये जब कम चौड़ा हो, ये विड्थ आपका कम हो, कम कम कम। मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं, तो इसीलिए यहां एक टर्म डिफाइन किया जाता है शार्पनेस के लिए, क्वालिटी फैक्टर। क्या डिफाइन किया जाता है? क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है वो समझिए। क्वालिटी फैक्टर जो ओमेगा नॉट है ना, कैसे निकालेंगे क्वालिटी फैक्टर ये बताइए, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटी फैक्टर? ये तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है सर, ये कम चौड़ा रहेगा तो हमारा ज्यादा क्वालिटी होगा और वो, लेकिन आप आपको तो इसको भी लेना है ना, इसके रिस्पेक्ट में भी तो देखना है कि इसके रिस्पेक्ट में कितना चौड़ा है, कितना कम चौड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए यहां कैसे किया जाता है डिफाइन, समझिए। जो आपका, एक सेकंड, जो आपका ये करंट मिल रहा है ना मेरे बच्चे, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ना ओमेगा नॉट, और मान लीजिए कोई एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 कोई एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, तो दोनों का विड्थ ऐसे होता है। देखिए जो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है कैसे,
ओमेगा नॉट जो मिला, ओमेगा नॉट वो, और मान लीजिए कि जो मैक्सिमम करंट का √2 पार्ट एक ω1 फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा था और एक ω2 पे मिल रहा था। ये देखिए मैक्सिमम का जो √2 पार्ट है, देखिए मैक्सिमम का जो √2 पार्ट है मेरे बच्चे, एक ω1 पे मिल रहा है और एक हमारा ω2 पे मिल रहा है। तो इन दोनों का ये जो विड्थ है यानी ओमेगा, देखिए आप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझते होंगे कि यहां से यहां के लेंथ को बोलेंगे ω1 और यहां से यहां के लेंथ को बोलेंगे ω2। तो बीच का ये कितना होगा, ये ω2 माइनस ω1, इतना तो जानते होंगे। तो ω2 माइनस 1 ω1, ये जो है ना इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये चौड़ाई जो आया, ये चौड़ाई कितना होगा, ω2 माइनस ω1। अगर विड्थ की बात करूं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी में भी तो डिवाइड होकर कट के वही आता है ना। तो मैं बोला आपसे कि ये जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चे, ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू, ये विड्थ और ये जो पार्टिकुलर हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। अब ये जो नीचे में विड्थ है ω2 माइनस ω1, ये जितना कम रहेगा, देखिए मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि ये जितना ये वैल्यू कम रहेगा, जो क्यू फैक्टर है हमारा क्वालिटी फैक्टर, ये उतना ही ज्यादा रहेगा। ये देखिए ये जितना कम क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा। आप देख सकते हैं जितना कम, नहीं तो आप फिजिक्स से भी देख सकते हैं, देखिए रियल लाइफ से भी देख सकते हैं कि अगर ये कम रहेगा तो उस फ्रीक्वेंसी में दूसरे का फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा और वो अच्छे से, मतलब जो दूसरा अगर आएगा भी तो इसके ज्यादा चांस, मतलब ज्यादा क्या चांस ही बनता है कि इसके बाहर हो। तो इसीलिए आपका इसको कहा जाता है कि इसका शार्पनेस का क्वालिटी फैक्टर अधिक होगा, इसका कम होगा। तो अब मेरी बातें आपको आइडिया कुछ लग रही होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बातें आइडिया लग रही है कुछ ना मेरे बच्चे? जी सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग वही देखेंगे, क्या देखेंगे क्वालिटी फैक्टर। ओके, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हेडिंग कीजिए क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्पनेस का क्वालिटी फैक्टर बोल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर जिसको ब्रैकेट में क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्यू फैक्टर, ब्रैकेट में क्यू फैक्टर भी लिख लीजिएगा। तो क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसमें लिखिए उसमें लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। उसमें लिखिए द क्यू फैक्टर ऑफ ए, नीचे लिखिए द क्यू फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस सर्किट, द क्यू फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस सर्किट is defined as the resonance circuit is defined as the resonance circuit is defined as the ratio of resonant angular frequency, या resonant frequency भी लिख सकते हैं, resonant angular लिखिए, is ratio of the resonant angular frequency to the difference of angular frequency, resonant angular frequency to the difference of angular frequency at which amplitude of current is, at which amplitude of current is O1 by root tau, at which amplitude of current is O1 by root 2 times of amplitude of current is O1 by root 2 times of maximum amplitude of current, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहने का मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो एम्पलीट्यूड होगा उसका √2 पार्ट जो होगा वो। नहीं समझ में आया? कह रहा है डिफिनीशन में कि आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है भाई? तो कहा जा रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जो डिफाइन किया जाता है वो कौन, वो क्या, वो हमारा
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जो डिफाइन किया जाता है वो हमारा आपका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय उन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, किन दोनों का, जिसपे करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/√2 पार्ट है। इस पे भी होगा उतना और उस पे भी होगा उतना। अब ये जितना कम रहेगा शार्पनेस उतना ज्यादा रहेगा। ओके ठीक है, और इस पे भी डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो चलिए मेरे बच्चे, अगर ये शार्पनेस समझ गए तो अब इसको क्या किया जाता है, इसी को आगे बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ाते 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 आपको दूसरा फार्मूला मिल जाएगा, उसका शार्पनेस का एक दूसरा फार्मूला मिल जाएगा और वो फार्मूला मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इससे पहले साफ करता हूं बढ़िया से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू भी जरा मैं निकाल लेता हूं बढ़िया से। ओके, मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं कि रियली में होता क्या है, कितना वैल्यू आता है। आप पे डिपेंड करता है, आप उसे या तो रट लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा। सारा का सारा जो डिपेंड करता है मेरे बच्चे वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कि ये जो दिख रहा है ना, सुनिए, ये जो दिख रहा है ω2 - ω1, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ। इसके बारे में हम बात करेंगे, ऐसा नहीं, एक सेकंड पहले मैं इसे साफ करता हूं। ओके, और इसके बारे में बात करूंगा आगे जाके। आप लोग को पता होगा कि अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं चल रहा है, तो मेरे बच्चे इस बात को समझेंगे। कभी कभी होता है, जिंदगी है तो होता ही है कभी कभी, क्या। तो चलिए मेरे बच्चे, क्वालिटी फैक्टर तो समझ गए कि क्या होता है आपको। अब इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना पड़ेगा, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन निकाल के इसको पूरे के पूरे को क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू इसकी आती है। ओके, पूरे के पूरे को डिराइव करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू। तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इसका वैल्यू भी दिखाता हूं। ये देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ये लीजिए मेरे लॉयन। तो आप लोग पहले इसको फील कर लिए ना कि क्यू फैक्टर रियली में होता क्या है। इस चीज को फील किया ना कि रियली में होता क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और उन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, किन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जिसपे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो करंट का उसका 1/√2 पार्ट करंट का एम्पलीट्यूड हो, या यूं बोलिए कि 70.7% करंट का एम्पलीट्यूड हो। ये भी तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि 1/√2 करेंगे तो वहीं आपको चीजें आगे जाके आएंगी। अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, कि जल्दी से ना हम लोग क्वालिटी फैक्टर को, वैल्यू भी आपको डिफरेंशियल लिखा है तो उसमें मैं बोल रहा हूं लिखवा भी दूं और उसका वैल्यू भी निकालूं। चलिए मैं निकाल लेता हूं फिर से डायग्राम बना के। देखिए आपका ये ग्राफ हो गया रेजोनेंस का, देखिएगा ध्यान से, और आपका ऐसा ग्राफ मिला रेजोनेंस का, ये देखिए। हाँ, ये मैं कह चुका हूं पहले भी, क्या पहले भी कह चुका हूं आपको, और आपको मैं नोट्स में भी पहले भी लिखाया था कि रेजोनेंस वाले फ्रीक्वेंसी के पहले आपका जो वोल्टेज होता है ना, वो आपका लैग करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद आपका वोल्टेज लीड करने लगता है और करंट लैग करता है। तो मान लीजिए वो अलग बात है, उसका यूज बाद में पड़ेगा। तो ω0 आपको ये मिला और ω0 मिला, और ω0 पे आपका मैक्सिमम करंट मान लीजिए कुछ मिलेगा। ओके, कुछ मिलेगा, छोड़िए। और वो दो मेरे बच्चे ω1 और ω2, ये देखिए ω1 और ω2, जहां I0 मान लीजिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोग I0 मैक्स मान रहे हैं, तो ये I0 मैक्स मिला और ये मिलेगा हमारा I0 मैक्स बाई √2। इस ग्राफ को नोट करना है आपको, अभी रुकिए, नोट करना है। तो यहां जो क्यू फैक्टर होगा वो कितना होगा, अगर मैं लिखूं तो ग्राफ के बगल में क्यू फैक्टर, वो आपको हो जाएगा ω0 डिवाइडेड बाय कितना मेरे बच्चे, ω0 डिवाइडेड बाय कितना, ω2 - ω1। यही आपका हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर। अब किसी भी तरीके से आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि अगर इसको आप लोग लिख लीजिए, फार्मूला जो लिखे ना उसके नीचे इसको डिफरेंशियल लिखे, उसके नीचे इसको लिखिए, डिफरेंशियल लिखे उसके नीचे इसको नोट कर लीजिए। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाऊं, मैं कर रहा हूं इफ, ऐसे लिखता हूं हेयर कि यहां पे अगर इस चौड़ाई को मैं 2 × डेल्टा ओमेगा बोलूं, यानी ओमेगा का चेंजिंग, मतलब डेल्टा ओमेगा बोलूं इस विड्थ को,
तो ये भी डेल्टा ओमेगा होगा, सेम चौड़ाई इधर भी होगा। तो ये जो मिल रहा है ना हमको 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। हेयर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है हमारा, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को 2 इंटू डेल्टा ओमेगा की इक्वल। दिख रहा है, लिख सकते हैं ना, जहां की डेल्टा ओमेगा बैंड विड्थ नहीं है, ये जो डेल्टा ओमेगा जो चेंजिंग है इससे या इससे, इसके डबल को हम लोग बोल रहे हैं मेरे बच्चे बैंड विड्थ। आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसको बोलते हैं बैंड विड्थ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं आपसे कि मेरे स्टूडेंट्स क्या है, आप डायरेक्टली ऐसे भी क्यू फैक्टर को लिख सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेशियो तो सेम ही आएगा, रेशियो निकालना है तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। देखिए फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बैंड विड्थ हो गया। अब इतना के बाद समझिए मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको न क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू डिराइव करना है कि कितना होगा। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए तो किसी भी तरीके से अगर ये वैल्यू निकल जाए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इसके यानी बैंड विड्थ निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, पुट कर देंगे हमारा वैल्यू। ओमेगा नॉट तुम लोग को ऐसे ही पता है, O1 बाई रूट अंडर LC पता ही है। तो कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, देखिए मैं कर रहा हूं कैसे निकालेंगे। देखिए तो आपको पता है फॉर LCR सर्किट क्या, जेड की वैल्यू आपको पता है, वो नोट कर लिए ना, वहां से वहां नोट कर लिए ना, वो नोट कर लिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है, वो नोट कर लिए। ये फिगर नहीं ड्रॉ करना, फिगर आपका वो नोट कर लिए, यहां से यहां ये नोट कर लिए, तो हेडिंग कीजिए, यहां से यहां नोट किए तो हेडिंग कीजिए। चलिए हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए मेरे बच्चे, क्या कीजिएगा हेडिंग, तो आप हेडिंग करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन, और उसमें ये ग्राफ बना के आगे नोट करवाऊंगा मैं, रुकिए अभी नोट नहीं करना है कुछ। तो देखिए तो LCR सर्किट के लिए आप जेड की तो वैल्यू जानते हैं मेरे बच्चे की, जेड की वैल्यू कितनी होती है, रूट अंडर XL माइनस XC, यानी कहने का मतलब ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यस और नो, यही होती है ना जेड की वैल्यू। ये जितना भी काम अभी मैं करूंगा वो मैं इसको बस फाइंड करने के लिए करूंगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए रूट को इधर मैं ले आऊंगा तो आपका कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं रूट को इधर ले आऊं तो आपको पता है कि वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, जेड के इक्वल हो जाएगा। आपको ही पता है, मुझे ही पता, हम सबको पता है, ओके। हाँ, तो मैंने बोला मेरे बच्चे कि अगर यहां से रूट को ले आऊं तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए मुझे, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहां से अगर इस वैल्यू को निकालूं, किसको, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर, तो वो वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और इस स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C उधर कर दूंगा तो रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगा। ये निकल गया, देखिए तो ये वैल्यू निकल गया, इसकी वैल्यू ओमेगा L माइनस ओमेगा C। बट जहां पे, सुनिएगा, जहां पे ओमेगा 1 या ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 1 या ओमेगा 2 वो वैल्यू है जहां पे करंट, मैक्सिमम करंट का रूट 2 पार्ट मिल रहा है। यस और नो, बताइए तो। ओमेगा 1 या ओमेगा 2 वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पे करंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रूट 2 पार्ट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यहां पे जो जेड मिलेगा वो भी मैक्सिमम के समय, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो, ऐसे आप निकाल ही लीजिए, यहां तो आपको पता है कि जेड की वैल्यू आर होगी, लेकिन यहां जो जेड होगा ना वो आपका करंट कम गया रूट 2 टाइम, यानी कि जेड बढ़ जाएगा रूट 2 टाइम, यानी जेड की वैल्यू रूट 2R होगी। यहां पे जेड की वैल्यू रूट 2R। देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए सुनिए, we know that क्या, when current is maximum, अभी समझ में आएगा कि जब आपका करंट मैक्सिमम मिला, मतलब we know that when current is maximum, कहने का सेंस क्या कि आपका कहने का मतलब कि at the time of resonance, ऐसे बोल दीजिए, at the time of resonance,
रेजोनेंस के समय की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं वी नो दैट व्हेन करंट इज मैक्सिमम, जब आपका करंट मैक्सिमम रहा तो यहां पे हेयर जेड की वैल्यू आर होगी, हेयर जेड की वैल्यू आर होगी, आपको पता है। और आई नॉट जो मैक्स मिल रहा है उसकी वैल्यू आपको पता है कितना, आई नॉट मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, जो भी आपका सर्किट का जो वी नॉट है, जो भी वी नॉट बाई समथिंग ये। लेकिन 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 मैं क्या कह रहा हूं कि बट यहां पर जब ओमेगा नॉट होता है यानी रेजोनेंस करती है, वहां तो XL ऊपर में और XC बैलेंस कर देता है ना, तो R की वैल्यू आपको सिर्फ Z के इक्वल मिलता है, यानी Z की वैल्यू R के इक्वल मिलता है। लेकिन इस समय तो R के इक्वल ही नहीं, यहां तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहां तो कुछ मिलेगा ना Z की वैल्यू। तो देखिए ना, करंट आपका √2 टाइम कमा, यानी Z √2 टाइम बढ़ गया होगा। बट वेन फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, वेन एंगुलर लिख लीजिए या फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। वट वेन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ω1 और ω2, देन मतलब ω1 एंड ω2 मतलब कहने का सेंस दैट इज करंट इज, बताइए मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, दैट इज करंट इज इक्वल टू कितना, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मिला उसका √2 पार्ट, यही ना हुआ ω1 ω2 पर। बट वेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2, ओके, देन Z इक्वल टू √2R होगा, यानी कि Z का वैल्यू √2 टाइम, देखिए ना ऐसे भी सोचिए ना कि I नॉट इक्वल टू आपका कितना हो गया, V नॉट बाई Z की वैल्यू R हो गई इस समय। और जब I नॉट बाई √2 करंट है तो यहां क्या होगा, V नॉट बाई R नहीं होगा, यहां Z होगा। इस समय तो Z की वैल्यू R हुई, लेकिन इस समय जब करंट रेजोनेंस नहीं करेगा उस समय यहां Z होगा। तो दोनों को डिवाइड करके भी यहां से आप निकालेंगे Z की वैल्यू तो वहीं आएगी √2R। तो यहां निकाल के ये वैल्यू आपको पुट करना है। देख लीजिए इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, √2R को बस यहां पुट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। Z की वैल्यू निकल गई ना √2R, तो आप यहां तक निकाल चुके हैं ना। अब इस √2 Z की वैल्यू पुट करके, यानी कहने का मतलब फॉर ω1 और ω2 आप अगर ऐसे करेंगे, अभी तो यहां से देखिए ये निकल ही गया, क्या निकल गया, ω1 माइनस ω1 बाई ω c इक्वल टू √Z² माइनस R²। ओके, अब मैं लिख रहा हूं इसको, फॉर ω1 एंड ω2, मतलब जो ω1 ω2 निकालना है उसके लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, तो Z की वैल्यू √2R होगी। और उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो यहां एक इक्वेशन निकलेगा, क्या निकलेगा देखिए, अगर निकालेंगे तो ω1 माइनस 1 बाई ω c अगर निकालें यहां से सॉल्व करके, तो वो वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चे, जब पुट करेंगे यहां तो √2R का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए Z का वैल्यू अगर √2R पुट करेंगे तो √2R का स्क्वायर माइनस R² सॉल्व करेंगे तो √2 का 2R² माइनस R² का रूट यानी प्लस माइनस R आ जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस R आ जाएगा, नहीं √2 का R का स्क्वायर होगा कितना, 2R² माइनस R² का रूट कितना होगा, प्लस माइनस R। अब ये दो वैल्यू निकल जाएगा ω1, और ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये जो वैल्यू निकला ये हमेशा वो नहीं होगा प्लस माइनस R, ये तभी होगा, ये वैल्यू ω1 माइनस 1 बाई ω c ये वैल्यू प्लस माइनस R तभी आया, कब, जब Z की वैल्यू √2R हुआ। Z की वैल्यू √2R हो मतलब क्या कि वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी ω1 ω2 मींस जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम करंट का √2 पार्ट हो जाएगा। देख लीजिए, एक दो बार देखना पड़ेगा इसको आराम से, तब समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब जो वैल्यू निकला ये ω1 ω2 के लिए निकला, तो आप यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो ω1L माइनस ω1L माइनस 1 बाई ω1C इक्वल टू माइनस R। आपके माइंड में जो डॉट आएगा उसको क्लियर करता हूं, ω2L ω2 के लिए बोलूंगा तो ω2L माइनस 1 बाई ω2C इक्वल टू प्लस R। बस अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर ω2 पर प्लस R क्यों नहीं ले लिए, आपके माइंड में डाउट होगा, ये इतना तो समझ में आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डाउट आपके माइंड में होगा कि सर ω1 जो है कम फ्रीक्वेंसी उस पर क्यों लिए माइनस R और ω2 पर क्यों लिए प्लस।
प्लस आर। देखिए होता क्या ना बच्चे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले आपका वोल्टेज जो है ना वो लैग करता है। वोल्टेज लैग करता है कहने का सेंस कि एक्सएल जो होता है ओमेगा एल छोटा होता है और एक्ससी 1/ओमेगा सी बड़ा होता है। आपको पता है ना लैग कब करेगा, जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तब पढ़ चुके हैं आप। तो ये जब बड़ा होगा और ये जब छोटा होगा मेरे बच्चे, मींस इसमें से इसको घटाएंगे ओमेगा एल में से 1/ओमेगा सी, तब माइनस आएगा। और रेजोनेंस के बाद आपका ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे ओमेगा 2 रेजोनेंस के बाद। देखिए ओमेगा 1 रेजोनेंस के पहले के लिए और ओमेगा 2 रेजोनेंस के बाद के लिए, तो उसके लिए ये बड़ा ये छोटा होगा तो प्लस आर। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप लोग जो हेडिंग किया है उसमें इस चीज को छोड़ करके आप यहां तक नोट कर सकते हैं, बस आप काम पे निकल गए। अब कोई बड़ी बात नहीं, यहां तक आपका काम हो गया। तो आप उस चीज को छोड़ करके एक ग्राफ नोट कीजिए और ग्राफ को नोट करके यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर सकते हैं। जल्दी नोट कीजिए मेरे बच्चे, अगर पॉसिबल हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको हमें ये करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन और इक्वेशन को, और दोनों को सॉल्व करके ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 निकालना पड़ेगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहत मेनली यही है कि ये निकालना है बैंडविड्थ, बस ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग बहुत हार्ड नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं साइड हटता हूं, एक काम कीजिए, आप नोट कीजिए। ओके मैं साइड हटता हूं, एक काम कीजिए, वहां तक नोट कीजिए। ओके चलिए मेरे बच्चे नोट कर लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं सॉल्व करने के लिए कि पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। ऐड करूंगा तो उससे देखिए ये वाला तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और वहां से एक निकलेगा और 2 वैल्यू निकलेगा, वहां से 2 इक्वेशंस को ऐड करके पुट करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को बस सॉल्व करना है और वो निकल जाएगा आपको ये वाला वैल्यू। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, इधर मैं लिखता हूं, नोट कर लिए। चलिए मैं दोनों को पहले ऐड करता हूं इसको। चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन मैं 2 बोल देता हूं। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, और मैं इधर इरेज करके इसको ऐड करता हूं। ओके कहां करूं, यहां करूं, चलिए ठीक है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब दोनों को ऐड करेंगे 1 2 को, तो देखिए ये आपका ऐड होगा तो एल कॉमन आएगा, ये दोनों ऐड होगा, देखिए ये दोनों ऐड होगा तो एल कॉमन आएगा। बचेगा अंदर में कितना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल आएगा। ऐड कीजिएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे मेरे बच्चे तो बचेगा -1/c कॉमन आएगा। ये दोनों ऐड होगा तो उधर तो 0 आ जाएगा, तो यहां जाएगा -1/c और अंदर कितना बचेगा, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। ये देखिए 1/ओमेगा 2 और ये 0 आ जाएगा। ऐसे ऐड करने पे या इसको आप डायरेक्टली ऐसे ना लिख के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओमेगा 2 सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है ऊपर में आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूं। नीचे आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ऊपर में कितना आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। बस 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 हो गया। उसको उधर ले जाके काट दीजिए, ले जाकर काट लीजिएगा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू जो एल आया ये आ जाएगा उधर जाके कितना, 1/c इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2। बस हो गया काम खत्म। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये क्वांटिटी कट जाएगी और यहां से निकल जाएगा आपको ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 निकल जाएगा। अभी रुकिएगा, इसका यूज भी आएगा आगे, O1/LC। इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। यहां से क्या निकल गया, दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 निकल गया। क्या निकल गया, दोनों का प्रोडक्ट निकल गया। बस बात खत्म। अब दोनों को माइनस भी कर दीजिए, कम कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, वहां से भी कुछ निकलेगा और उसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए दोनों को माइनस कीजिए, इस 1 2 को। ओके तो मैं लिख रहा हूं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं मेरे बच्चे। ओके इसमें से इसको माइनस कर देते हैं ताकि आपका 2r, हाँ ठीक है, ताकि ऐसे में तो -2r आ जाएगा ना। किसी में से किसी को घट कीजिए ना माइनस, ऐसे कीजिए आगे। इसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस कीजिए। माइनस कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, इसमें से ये माइनस आपको जाएगा, कितना आ जाएगा, वहां एल कॉमन लीजिएगा तो अंदर बचेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी ऐसा आएगा
ओमेगा 2 माइनस 1 ओमेगा 1 इंटू एल, यही आ जाएगा। ओके, और इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगा, और वहां से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा, तो आपको बस सॉल्व ही करनी है। 1/c कॉमन आ जाएगा, 1/c, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहां हो जाएगा ये प्लस, और ये आपका ये है माइनस में, तो माइनस प्लस, तो यहां से अगर कॉमन लेंगे तो आपका प्लस 1/c कॉमन आ जाएगा। ये देखिए, प्लस सॉल्विंग करनी है मेरे बच्चे, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी आराम से, ठीक है। नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होंगी, फिर सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। तो ओमेगा 2, मैं चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता, बहुत जगह फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, मैं बस बता रहा हूं तो सीख लीजिए कि कहां से आया जो। तो ये आ जाएगा, और यहां से कॉमन 1/c आएगा, और नीचे आपका बच जाएगा क्या, तो नीचे बच जाएगा यहां पे 1/ओमेगा 1 प्लस में और 1/ओमेगा 2 माइनस 1 में, ये बच जाएगा। देखिए 1/ओमेगा 1 प्लस में माइनस 1/ओमेगा 2, और चूंकि इसमें से इसको माइनस किए हैं तो ये माइनस माइनस प्लस आर होगा, इधर प्लस आर, इधर 2r होगा। आपको तो देखना पड़ेगा मेरे बच्चे, देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। बस अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिएगा, इसको सॉल्व भी कर दीजिए। इसको यहां पे आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ऊपर में, देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा वही दोनों का प्रोडक्ट, ओमेगा 1 ओमेगा 2 या ओमेगा 2 जो भी हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसका वैल्यू जो निकाले वो एलसी पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए एलसी 1/LC, तो वहां से एक सी से सी को काट देगा वो, और देखिए कि कैसा आएगा जो। इसके बाद मैं आगे करता हूं, अगर इसका वैल्यू पुट करूं तो पुटिंग वैल्यू ऑफ 3, मैं लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 है। देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, इसी में इसमें पुट करूंगा, तो पुट करूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा ये देखिए। पहले यहां तक नोट कर लिए है ना, नोट नहीं किए तो कर लीजिएगा, अभी मैं कर रहा हूं, फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा कैलकुलेशंस, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर तो पढ़ाता नहीं हूं, आप लोगों को पता है कि मैं देता हूं तो परफेक्ट देता हूं या फिर ना देता हूं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करूंगा मेरे बच्चे तो कितनी आ जाएगी आपको, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपको जो आया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1/c यहां पे, और यहां पे कितना आया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो 1/LC, देखिए 1/LC, बस ये हो गया। ओके, और ये जो नीचे में 1/LC ऊपर चला जाएगा इक्वल टू कितना 2r, यानी LC ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस कितना 1/c इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये 1/LC ऊपर चला जाएगा, LC इक्वल टू 2r, C से C आपका कट जाएगा, और यहां देखिए क्या हो गया, ये भी आके आपका क्या आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l, और ये भी आके आ गया आपका वही ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l। बस यहां से निकाल लीजिए वैल्यू, हो गया बात खत्म। यहां से वैल्यू आपको निकल जाएगा कितना 2 इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l इक्वल टू 2r, 2 से 2 कट गया, यही तो आपको चाहत थी, यही आपको जरूरत था ना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आ गया आपको r/l। बस अब आपका निकल गया यहां से क्या क्यू फैक्टर, निकल गया ना मेरे बच्चे क्यू फैक्टर। अब यहां से वैल्यू किसकी आ गई क्यू फैक्टर की, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं, क्यू फैक्टर यहां से आ गया, बस हो गया वैल्यू। क्या आया क्यू फैक्टर में, बताइए क्या आया क्यू फैक्टर में, क्यू फैक्टर में वैल्यू आ गई, क्या आपको जो निकालना था वो वैल्यू आ गया, देखिए ना क्यू फैक्टर का, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो इसीलिए अगर क्यू फैक्टर अगर निकालेंगे, शो क्यू फैक्टर, यहां तक पहले मैं नोट करवा दिया था मेरे बच्चे, तो क्यू फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी है आपका ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वो आपका निकल ही गया। एक दो बार इसको देखना पड़ेगा कैसे हुआ, ओमेगा नॉट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना है r/l, बस हो गया r/l, यानी कहने का सेंस कितना आ गया आपको, ये ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा नॉट l/r। ये देखिए यहां से भी देख सकते हैं कि r जितना कम रहेगा क्यू फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि शार्प मिलेगा ग्राफ, रेजिस्टेंस ज्यादा रहने पे ऐसे फ्लैट मिलता है ना आपको, और r कम रहेगा तो शार्प मिलेगा, तो उस समय क्यू फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए मेरे बच्चे, आप चाहे तो अलग अलग टर्म में आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एल आर में निकाला, आप चाहे तो एलसी में निकाल सकते हैं, आप पर अब डिपेंड करता है, अब तो पूरा का पूरा पदभार आपके ऊपर है।
ओके, आप चाहेंगे तो सबका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं यहां से। ओके, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा नॉट एल का वैल्यू देखिए, इस एक तो एक फार्मूला आ गया क्यू फैक्टर का। क्यू फैक्टर का कितना आ गया क्यू फैक्टर बताइए, किसके किसके टर्म में, एल और आर के टर्म में कितना, ओमेगा नॉट एल बाई आर, बस हो गया। अब इसको चाहेंगे तो आप अलग अलग रूप दे सकते हैं। कैसे रूप देंगे, ओमेगा नॉट एल का वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कैसे देंगे। आपको पता है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर एल सी। इसको इधर करेंगे तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 बाई एल सी। और यहां से अगर आप ओमेगा नॉट एल निकालेंगे, देखिए यहां से अगर ओमेगा नॉट इंटू एल निकालेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 1 बाई ओमेगा नॉट सी, यही ना, 1 बाई ओमेगा नॉट सी। और उसको यहां पुट कर देंगे ओमेगा नॉट एल का वैल्यू, तो क्या फार्मूला आएगा क्यू फैक्टर का, एक फार्मूला आ जाएगा, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्यू फैक्टर कितना आ जाएगा आप निकालेंगे तो, यहां से ओमेगा नॉट एल निकाले ना, उसको यहां पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई ओमेगा नॉट एल का, या डायरेक्ट आप ओमेगा नॉट का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट का वैल्यू आया आपका 1 बाई ओमेगा नॉट सी, तो ओमेगा नॉट एल का आ गया 1 बाई ओमेगा नॉट सी, इसका वैल्यू और नीचे में आर, यानी कहने का मतलब कितना, 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर, या आर सी जो भी लिखिए। तो ये आ गया आर और सी के टर्म में, तो ये हो गया एल आर के टर्म में, वो हो गया आर सी के टर्म में। आप चाहें तो एल सी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, उस पर भी आप उस पर भी निकाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ओके, जिस पे चाहे आप उस पे आप यहां कीजिए, काम कीजिए, ओमेगा नॉट का यहां वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो एक और फार्मूला आ जाएगा क्यू फैक्टर का, वो भी देख लीजिए। ये तो नोट कर ही लिए हैं, ये सब तो नोट कर ही लिए, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहां ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए, या इसमें पुट कर दीजिए ना, एल वाई आर, एल का वैल्यू सी, आर का वैल्यू, जिसका ही वैल्यू पुट कीजिए, एल का भी पुट कर सकते हैं, सेम ही फार्मूला आएगा। वहां ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट करेंगे इसमें 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 इसमें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू फैक्टर को। क्यू फैक्टर जो आपका कितना आ गया, 1 बाई ओमेगा नॉट आर सी, देखिए 1 बाई ओमेगा नॉट आर सी। ओके, ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट अंडर एल सी, तो 1 बाई रूट अंडर एल सी इंटू आर सी, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, ये देखिए एक रूट से एक रूट कट जाएगा, आपको रूट सी से सी कटेगा, रूट सी टाइम का। ओके, और यहां से वैल्यू ये रूट एल ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां से क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 बाई आर बचेगा, देखिए नीचे में 1 बाई आर, ये रूट एल ऊपर चला जाएगा, यहाँ रूट सी बचेगा, तो ऐसे बचेगा रूट एल बाई सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 फार्मूला है अलग अलग टर्म में, आप तो एक से काम चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एक से काम चल जाएगा, तो आप तीनों को लिख लीजिए डायरेक्ट एक साथ कि क्यू फैक्टर आपका उसके टर्म में कितना आया, किसके टर्म में, एल और आर के टर्म में कितना आया, ओमेगा नॉट एल इंटू बाई आर। इसके टर्म में कितना आया, आर सी के टर्म में 1 बाई ओमेगा नॉट आर सी, देखिए 1 बाई ओमेगा नॉट आर सी, और इसके टर्म में कितना, 1 बाई आर इंटू रूट अंडर एल वाई सी। बस हो गई बातें खत्म, ये देखिए बस हो गई बातें खत्म, ये देखिए बस हो गई बातें खत्म। यही क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आपका निकला। तो असली तो क्यू फैक्टर यही है, ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां तक जो नोट किए थे मैं तो पूरा इरेज कर दिया, अब आपको यहां से नोट करना, ये देखिए एडिंग से यहां से यहां, सुनिए, फिर यहां से यहां, यहां तक, फिर से मैं बोल रहा हूं, या एडिंग से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और फिर लास्ट का ये। और आपको ये क्लियर, आपको लगेगा कि सर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। इसमें पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, तब जाके इसमें क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके मिलेगा। सडनली ऐसा नहीं है कि अभी आप पढ़ना शुरू किया और अभी कभी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, नहीं मिलता है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं मिलता। ओके, तो इसे जल्दी से पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से इसे पहले। ओके, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। इस पे देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी से इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे स्टूडेंट्स। साफ कर देता हूं इसे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जो तो आपको फॉर्मूला याद रखनी, आपका काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद रखनी है, हालांकि इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। बस इतना आपको टेंशन लेना है, ज्यादा आपको टेंशन लेना भी नहीं है। फॉर्मूला याद रखने से आपको क्यू फैक्टर की वैल्यू फील आनी चाहिए, इसलिए मैंने इतना डिराइव करके बता दिया।
बहुत सारे बुक्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहेगा कि यहां से यहां, यहां से यहां, तो उसमें आपको फील नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, रट लोगे हाँ ये होता है, क्यों होता है ये नहीं पता चलेगा। इसमें भी फील नहीं आएगा, जो मैं पढ़ाया उसमें भी फील नहीं आएगा तब तक जब तक कि खुद से ना देखने की प्रयास कीजिएगा, सेल्फ स्टडीज के बारे में ना कीजिएगा बैठकर कि कहां से कौन वैल्यू कैसे आ रही है, थोड़ा सा सोचिएगा नहीं खुद। पहली बार नाम सुनने के समय सोचता इंसान थोड़ी ना उतना, दोबारा जब आराम से खुद से बैठता है ना तब सोचता है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ओके मेरे स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास असाइनमेंट निकालिए और देखिए तो जरा क्वेश्चन, क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चन में क्या करा निकाल के देखिए तो। चलिए निकाल लिए, देखिए क्या करा क्वेश्चन में। करा क्वेश्चन मेरे बच्चे, ओके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अच्छा एक चीज और, इसको एक और अलग तरीके से निकाल सकते, ओके एक और अलग तरीके से देखिए कैसे निकाल सकते। सुनिए, आपका एक चीज और लिख लीजिए उस चीज को, आपका जो क्यू फैक्टर कितना है इसको लिख लीजिए तो दिक्कत हो जाएगा। क्यू फैक्टर कितना है आपका, ओमेगा नॉट एल बाई आर। एक काम कीजिए, इसमें अपने मन से आई आर एम एस से इंटू कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। ये आई आर एम एस, आर में आई आर एम एस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, यही ना, वी इंटू आई आर एम एस, ये आई आर एम एस है, ध्यान दीजिएगा आई आर एम एस है, और यहां भी आई आर एम एस है। तो अगर आर में आई आर एम एस इंटू करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, ओके अक्रॉस रजिस्टर। और ऊपर में देखिए ओमेगा नॉट इंटू एल रियली में है क्या, एक्सेल, ये एक्सेल है ना, और एक्सेल में आई आर एम एस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, इंडक्टर बोलिए या कैपेसिटर बोलिए, क्योंकि रेजोनेंस के समय दोनों का सेम होता है। तो अब बताइए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा। हम क्यू फैक्टर को आगे बढ़ाएं तो ये आया, इसमें आई आर एम एस से आई आर एम एस गुना किए तो नीचे निकल गया रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता नहीं कि रेजोनेंस के समय रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि वीएल और वीसी एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, रेजोनेंस के समय दोनों सेम होता है, बैलेंस कर लेता है। और जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है एल या सी, एल स्लैश सी, मतलब एल बाई सी, मतलब समझिएगा एल और सी लिख रहा हूं, एल और सी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स। तो ऐसे करके भी मेरे बच्चे आप चाहें तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो ऐसे करके भी अब तीनों क्यू फैक्टर का वो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कर देखिए तो, कह रहा एल दे दिया, सी दे दिया, आर दे दिया, ओके। और कह रहा है मेरे बच्चे कि क्यू फैक्टर निकालिए, ओके। पहले तो कह रहा है ओमेगा नॉट निकालिए, और ओमेगा नॉट निकालने के बाद क्यू फैक्टर निकालिए। तो एलसीआर वाला तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा यहां से क्यू फैक्टर, और ओमेगा नॉट भी कह रहा है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे जाके कि हाँ, तो कह रहा है क्वेश्चन के लिए आगे जाके कि देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, एल दिया, सी दिया है, आर दिया है। एल दिया कितना, एल दिया है हमारा कितना 3, 27 और 7.4। 3 कितना 3 हेनरी 27 माइक्रोफैराड 27 एल सी, और आर कितना दिया है, आर दिया मेरे बच्चे 7.4 ओम। तो सबसे पहले तो कह रहा है क्वेश्चन में निकालिए आप क्या, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, वो तो निकाल लीजिएगा 1/√10 करके हंस के निकल जाएगा। एल और सी का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, एल का हेनरी में, सी का माइक्रोफैराड को फैराड में सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा ओमेगा नॉट पुट करने के बाद आ जाएगा 111 रेडियन पर सेकंड। आपको पता ही होगा इसका होता है रेडियन पर सेकंड, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद कह रहा है कि क्यू फैक्टर निकालिए, वो तो निकाल लीजिएगा आप। ये एल सी आर वाला ये ओमेगा नॉट जो भी लगाइए ना यही लगा दीजिए। एल सी आर वाला तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, एल सी आर वाला O1/R इंटू रूट अंडर O1/R इंटू 1/√10 एल बाई सी। सबका वैल्यू पुट कीजिएगा, आर का, एल का, सी को माइक्रो फैराड को फैराड में बदल लीजिएगा। जब पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 45, ये वैल्यू आ जाएगा 45। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर को क्या करें, दोगुना करें, तो उसके लिए क्या हो जाएगा। तो कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है उसके लिए रेजिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस अगर हाफ कीजिएगा
तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल और सी तो ओमेगा पर ओमेगा नॉट पर के लिए तो फिक्स हो गया। तो अगर आप चाहते हैं तो आर को आधा कर दीजिए तो क्वालिटी फैक्टर आपका डबल हो जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो आपका 7.4 का आधा आपको कितना करना पड़ेगा? आधा आपको 3.7 ओम करना पड़ेगा। ओके, हाँ, इसको जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा एक दो बार भाई। मैं पूरा फिजिक्स तो आपको बता दिया कि कैसे आप कहां उलझेंगे, तो आप उलझेंगे उस कैलकुलेशंस में। क्यू फैक्टर का अगर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो, जो कि हार्ड नहीं है अपने आप में, जो मैंने बोला उसे अगर समझेंगे एक दो बार तो आपको आराम से बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो फिर फार्मूला रख लीजिएगा, नहीं तो फार्मूला आपको अलग अलग टर्म में आया ही। एक आया ओमेगा नॉट, एक आया LCR के फॉर्म में 1/r रूट अंडर LYC, एक आया ओमेगा नॉट RC के फॉर्म में, एक आया ओमेगा नॉट LC के फॉर्म में। ओके, और उतना सब आने के बाद एक वोल्टेज के टर्म में भी आया कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस L के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये C के क्रॉस और डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स बोल सकते हैं। सोर्स क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के समय L और C का जो वोल्टेज होता है वो सोर्स के वोल्टेज से ज्यादा होता है और दोनों बैलेंस करता है एक दूसरे को। मैं पहले ही बोल चुका हूं। और साथ साथ में जो रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो सोर्स के वोल्टेज के इक्वल होता है। ओके, तो कोई चीजें नहीं, दो चार बार क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लगेगा आपको, हार्ड चीजें नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में मेरे बच्चे। इसको आराम से एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।